मार्क ट्वेन का कहना है कि पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है बार बार अभ्यास करना और लोगों के सामने बोलने का अनुभव जुटाना। अगर आप कभी इस विचार से घबराए हैं कि भीड़ के सामने खड़े होना होगा जिससे आपकी धड़कन तेज हो जाए और हथेलियों में पसीना आने लगे, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया के सबसे सामान्य डरों में से एक डर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 75% लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलने का डर होता है। इस डर को ग्लोसोफोबिया भी कहा जाता है। रिसर्च से यह पता चला है कि कुछ लोग सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को मृत्यु से भी बड़ा समझते हैं। यह दिखाता है कि यह भय हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी प्रेरणादायक बात क्या है? अनगिनत लोगों ने इस डर को हराकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। कई प्रसिद्ध और सफल व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया है कि उनके जीवन में शुरुआती दिनों में पब्लिक स्पीकिंग से वे घबराते थे। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओपरा विनेफ्रे ने भी इस डर पर विजय पाई और एक प्रभावशाली वक्ता बने। परिचय। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा कौशल है जिससे बहुत से लोग घबराते हैं। स्टेज पर आत्मविश्वास के साथ कैसे बात करें, लोगों से बातचीत का सही तरीका क्या हो, सोशल मीडिया के लिए बिना रुकावट अच्छी वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें, इंटरव्यू में प्रभावी ढंग से अपनी बात कैसे रखें, बॉस से अप्रेजल के लिए क्या और कैसे बात करनी चाहिए, यहाँ तक कि शादी के लिए प्रपोज कैसे करें। इन सभी स्थितियों में माहिर होने के लिए पब्लिक स्पीकिंग पर आपकी पकड़ होना बेहद जरूरी है। उस शख्स के बारे में सोचिए जिसका बोलने का तरीका आपको मोटिवेट करता है। उनकी पब्लिक स्पीकिंग की कला ऐसी हो जो दिलों को छू जाती है और आप भी उनके जैसे बनकर हजारों लाखों लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उन पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। अगर ये बातें आपके मन में हैं तो यह बुक समरी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आज हम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब पर चर्चा करेंगे जिसे बेस्ट सेलिंग ऑथर डेल कार्नेगी ने लिखा है। इस किताब को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 12 चैप्टर्स में बांटा है। तो आइए एक एक करके इन चैप्टर्स पर गहराई से बात करते हैं। चैप्टर 1, लोगों के सामने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपनी भावनाओं और विचारों को बड़े समूहों के साथ साझा कर सकते हैं। पुराने समय में जब लोग एक दूसरे से आसानी से नहीं मिल पाते थे, तो वे अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते थे। लगभग 450 साल पहले मिस्र में यह प्रचलन स्टार्ट हुआ, जहां लोग लिखित माध्यम से अपनी बातें व्यक्त करते थे। जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने बोलचाल की भाषा सीखी और इस भाषा का इस्तेमाल करके अपने विचारों को साझा करने का कौशल विकसित किया। इसे आमतौर पर कन्वर्सेशन कहा जाता है। कन्वर्सेशन और पब्लिक स्पीकिंग में अंतर होता है। जब आप किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो वह कन्वर्सेशन होता है, लेकिन जब आप बड़ी संख्या में लोगों से बात करते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। कन्वर्सेशन में आप आसानी से अपनी बातें कह सकते हैं और इसमें खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी रोज़मर्रा की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पब्लिक स्पीकिंग में आपको अपनी बातें पहले से योजना बनाकर तैयारी करनी होती है। इसमें रोज़मर्रा की भाषा के बजाय औपचारिक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग करते समय ध्यान रखने के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस के विचारों और प्रतिक्रिया को समझें। अपनी बातें साझा करते समय श्रोताओं के तर्क और उनकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज ना करें। लगातार फीडबैक लें ताकि वे आपकी बातों में रुचि बनाए रखें। भावनात्मक रूप से जुड़ें। अपनी बातों को तथ्यों के साथ साझा करें और श्रोताओं के साथ भावनात्मक संबंध बनाएं। स्पष्ट संदेश दें। जो भी संदेश आप देना चाहते हैं उसे श्रोताओं तक स्पष्ट रूप से पहुंचाएं। चैप्टर 2, एथिक्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं से पॉजिटिव रिएक्शन प्राप्त करना है। आपकी बात जब श्रोताओं को पसंद आएगी तभी वे आपकी तारीफ में तालियां बजाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग को एक शक्ति की तरह समझा जा सकता है और हर शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में बताया गया है कि एक अच्छे स्पीकर का कर्तव्य है कि वह श्रोताओं को सही जानकारी पहुंचाए। हालांकि कुछ लोग अपनी इस कला का गलत इस्तेमाल करते हैं और धन या किसी अन्य लाभ के लालच में गलत जानकारियां साझा करते हैं।
कुछ स्पीकर अपने शब्दों के प्रभाव से लोगों को भ्रमित कर उन्हें अपने मकसद के लिए तैयार कर लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के नैतिक सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि अगर किसी विषय पर आपकी जानकारी अधूरी है तो पहले उसे सीखें और फिर दूसरे को बताएं। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा ना लें। नैतिकता के साथ पब्लिक स्पीकिंग करना न केवल आपको एक बेहतर स्पीकर बनाता है, बल्कि आपकी विश्वसनीयता और सम्मान को भी बढ़ाता है। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब आप लिसनिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ज़्यादातर लोग इसे हियरिंग के समान मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द अलग हैं। लिसनिंग का अर्थ है किसी भी बात को ध्यान से सुनना, उसे समझना और फिर उसके अनुसार रिएक्शन देना, जबकि हियरिंग का मतलब है केवल आवाज़ सुनना और बिना गहराई से समझे रिएक्शन देना। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो यह अक्सर हियरिंग होती है, लेकिन जब आप किसी पब्लिक स्पीकर को सुनते हैं तो आप वास्तव में लिसनिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में बताया गया है कि एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि हम जो सुनते हैं उसका केवल 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर खुद बोलने की जल्दी में होते हैं और पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। चैप्टर 4 पहली बार स्पीच देने के टिप्स। एक नए पब्लिक स्पीकर के लिए उनकी पहली स्पीच बेहद अहम होती है। जब आप पहली बार ऑडियंस के सामने जा रहे हैं और अनुभवहीन हैं तो आपकी तैयारी और तरीका बहुत मायने रखता है। इस बुक में ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं जिसको अपनाकर आप अपनी पहली स्पीच को प्रभावी बना सकते हैं। नंबर 1, ऑडियंस से संवाद करें। अपनी स्पीच शुरू करने से पहले ऑडियंस के साथ थोड़ी बातचीत करें। सीधे अपने टॉपिक पर जाने से लोग जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत के 2-3 मिनट ऑडियंस का हाल चाल पूछने और उनसे उनकी प्रेजेंस का उद्देश्य जानने में लगाएं। इससे उन्हें आपका स्वभाव सकारात्मक लगेगा और वे आपकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित होंगे। नंबर 2, टॉपिक पर धीरे धीरे जाएं। ऑडियंस के साथ तालमेल बनाने के बाद आप अपने टॉपिक पर फोकस करें। अपने टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझाएं। केवल वही बात साझा करें जो जरूरी और रिलेवेंट हो। अगर आप अपने विषय पर बहुत गहराई में चले गए, खासकर यदि आपका टॉपिक तकनीकी या वैज्ञानिक हो, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अपनी भाषा सरल और स्पष्ट रखें ताकि हर व्यक्ति आपकी बातों को समझ सके। नंबर 3, अपनी स्पीच को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें। शुरुआत में अपना परिचय दें और टॉपिक का ओवरव्यू दें। उसके बाद मेन बॉडी पर जाएं और अपने विषय के महत्वपूर्ण पहलू को कवर करें। और लास्ट में कंक्लूजन पर जाएं और टॉपिक का सारांश, इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। प्लानिंग से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सी बात पहले कहनी है और कौन सी बाद में। इससे स्पीच में एक फ्लो बना रहेगा और ऑडियंस को सुनने में आनंद आएगा। चैप्टर 5, टॉपिक का चयन करना। अपनी स्पीच के लिए विषय चुनते समय कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आपका विषय या तो ऐसा हो जिसमें आपको गहराई से ज्ञान हो, या ऐसा जो श्रोताओं के लिए बिल्कुल नया और दिलचस्प हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी विषय में गहरी समझ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण, उनकी तकनीक, बाजार में उनकी मांग और खरीदारी प्रक्रिया, तो आप इस पर बेहतरीन जानकारी दे सकते हैं। यह आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आपकी स्पीच प्रभावी होगी। अगर आपको किसी विषय में सीमित जानकारी है और श्रोता उस विषय में अनुभवी है, तो केवल उस विषय का मुख्य सारांश दें। इससे आप विषय पर भरोसेमंद भी लगेंगे और श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भी रहेंगे। याद रखें, विषय का सही चयन आपकी स्पीच की सफलता की नींव है। इसे सोच समझकर और श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर तय करें। चैप्टर 6, ऑडियंस को समझें। अपनी स्पीच को प्रभावी बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी श्रोताओं की रुचि और आवश्यकताओं को समझें। अगर आपकी ऑडियंस में वे लोग हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सुखी जीवन की तलाश में हैं, तो आप उनके मुद्दों को समझते हुए उनके समाधान पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत अनुभव साझा करना भी उन्हें आपसे जुड़ाव महसूस करवाएगा। श्रोताओं की रुचि जानने के लिए पहले उनके साथ संवाद करें।
उनसे पूछें कि वे कहाँ से आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वे किस तरह की जानकारी चाहते हैं। यह बातचीत आपको उनकी मानसिकता और अपेक्षाओं को समझने में मदद करेगी, जिससे आप अपनी स्पीच को उनकी ज़रूरतों के अनुसार तैयार कर सकेंगे। चैप्टर 7, अपनी स्पीच को मजबूत बनाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग करें। जब आप अपनी स्पीच तैयार कर रहे हों, तो इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग करना बेहद लाभकारी हो सकता है। सहायक सामग्री से आपका विषय अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनता है। साथ ही यह श्रोताओं के बीच आपका भरोसा भी बढ़ाता है। एक स्पीच को प्रभावशाली बनाने के मुख्य तरीके: विषय को स्पष्ट करने के लिए तस्वीरें या फिर प्रेजेंटेशन का उपयोग करें। स्पीच के दौरान सवाल पूछें और जवाब साझा करने के लिए प्रेरित करें। श्रोताओं को मंच पर बुलाकर हल्के फुल्के कार्य करवाएं, जिससे माहौल दिलचस्प बने। विषय से जुड़ी कहानियां या व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। ग्राफ और आंकड़े दिखाने से श्रोताओं की समझ और भरोसा बढ़ता है। बीच बीच में प्रेरणादायक विचार जोड़ें ताकि रुचि और ध्यान बना रहे। इन तकनीकों के जरिए आपकी स्पीच न केवल आकर्षक बल्कि अधिक प्रभावशाली भी बन सकती है। चैप्टर 8, स्पीच के बॉडी को ऑर्गेनाइज करें। किसी भी स्पीच को प्रभावी और स्पष्ट बनाने के लिए उसकी स्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपनी बातों को बिना योजना के कहेंगे, तो श्रोता आपकी बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। स्पीच की शुरुआत में श्रोताओं के साथ एक हल्की बातचीत करें, उनसे उनकी राय पूछें और उनका मूड समझने की कोशिश करें। इसके बाद आप अपने विषय को आसान और प्रारंभिक हिस्से को पेश करें। शुरुआत में बहुत अधिक जानकारी या गहराई में जाने से बचें। पहले ऑडियंस के साथ संवाद बनाएं और विषय में उनकी रुचि जगाएं। अपनी स्पीच के मुख्य भाग में प्रवेश करते समय तथ्यों और विचारों को एक तय क्रम में प्रस्तुत करें। शुरुआत में विषय के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें, इसके बाद नकारात्मक पक्षों का उल्लेख करें। अंत में समस्याओं के समाधान और सुझावों पर बात करें। इस क्रम को बनाए रखने से आपकी स्पीच व्यवस्थित और स्पष्ट लगेगी। स्पीच के दौरान जो भी की पॉइंट्स हैं, उन्हें अलग रखें। उदाहरण और कहानियों को इन की पॉइंट्स के बाद प्रस्तुत करें। पूरी स्पीच के दौरान ऑडियंस से सवाल पूछते रहें, उनके रिएक्शंस जानें और उनके साथ जुड़ाव बनाए रखें। यह आपके विचारों को प्रस्तुत करने में सहायक होगा और ऑडियंस का ध्यान बना रहेगा। इन उपायों का अपनाने से आपकी स्पीच अधिक प्रभावशाली और व्यवस्थित होगी, जिससे श्रोता आपकी बातों को आसानी से समझ पाएंगे और उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। चैप्टर 9, स्पीच की शुरुआत और अंत कैसे करें। हालांकि अब तक आप समझ चुके हैं कि हमें अपनी स्पीच की शुरुआत हल्के फुल्के परिचय से करनी है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल तरीके बताए गए हैं जो स्पीच की शुरुआत और एंडिंग को अट्रैक्टिव बनाने में यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। स्पीच की शुरुआत में अपने विषय को संक्षिप्त परिचय दें। श्रोताओं से संबंधित सवाल पूछें और उनके जवाबों पर ध्यान दें। उनके उत्तरों से संबंधित कुछ बातें कहें और फिर दूसरे लोगों से सवाल भी करें। इससे श्रोता समझ पाएंगे कि आपका विषय क्या है और वे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाएंगे। कहानियाँ लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ती है। अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए किसी घटना या अनुभव से जुड़ी कहानियाँ सुनाएं। कहानियों के जरिए विषय को समझाना आसान हो जाता है और यह सीधे श्रोताओं के अवचेतन मन पर असर डालती है। जब आप मुख्य विषय की चर्चा कर रहे हों, तो केवल बोलने के बजाय अपने शब्दों को समझाने के लिए तस्वीरें या वीडियो का सहारा लें। दृश्य सामग्री श्रोताओं की रुचि बनाए रखती है और विषय को समझने में मदद करती है। समापन की ओर बढ़ते समय अपनी मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। श्रोताओं से अधिक सवाल पूछें ताकि वे समझ सके कि आप अपनी स्पीच खत्म करने वाले हैं। इस तरीके से आपकी स्पीच का अंत अधिक मजेदार और प्रभावी बन जाएगा। स्पीच को खत्म करते समय एक और मोटिवेशनल कोटेशन दें ताकि श्रोताओं को प्रोत्साहन मिले। उन्हें शुभकामनाएं दें ताकि वे आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और भविष्य में आपकी स्पीच सुनने के लिए उत्सुक रहें। इन रणनीतियों को अपनाने से आपकी स्पीच न केवल प्रभावशाली होगी बल्कि दर्शकों के मन में लंबे समय तक याद भी रहेगी। चैप्टर 10, स्पीच की आउटलाइनिंग। अब तक हमने यह समझा है
कि ऑडियंस के सामने स्पीच कैसी दी जाए। अब आप जानेंगे कि जब आप खुद के लिए स्पीच तैयार कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि एक प्रभावशाली और रोचक स्पीच कैसे लिखी जा सकती है जिसमें कोई बड़ी गलती ना हो। इसके लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। तैयारी का प्रारूप। जब कोई वक्ता मंच पर बोलता है तो वह केवल कागज पर लिखी बातें पढ़कर नहीं करता। स्पीच के हर हिस्से की योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कब कौन सी लाइन बोलनी है, परिचय में क्या कहना है, मुख्य भाग में कौन से मुद्दे उठाने हैं और अंत में कैसे समाप्त करना है, कब कोई एग्जाम्पल देना है, कब ऑडियंस से सवाल करना है और कहाँ बात को दोहराना है। इन सब का सही क्रम तय करना ही तैयारी का प्रारूप है। आउटलाइन तैयार करने का तरीका। नंबर 1, स्पीच के उद्देश्य को स्पष्ट करें। अपनी स्पीच के लिए स्पष्ट उद्देश्य तय करें। यह तय करें कि मुख्य भाग में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होने चाहिए। इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि आपकी स्पीच का शीर्षक क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि स्पीच किसी देश के बारे में है तो सबसे पहले उस देश का नाम और उससे संबंधित जानकारी एकत्र करें। यह पहला कदम है जिसमें आपको तय करना है कि आपकी स्पीच का विषय और शीर्षक क्या होगा। नंबर 2, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष को अलग करें। विषय तय करने के बाद यह स्पष्ट करें कि परिचय में क्या शामिल होगा, मुख्य भाग में कौन से मुद्दे होंगे और स्पीच का समापन कैसे किया जाएगा। यदि स्पष्ट योजना नहीं बनेगी तो इस स्पीच असंगत हो सकती है और ऑडियंस को समझने में दिक्कत हो सकती है। ऑडियंस की रुचि बनाए रखने के लिए हर बात को सही समय पर प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है। नंबर 3, क्लैरिटी और फ्लो बनाए रखें। पूरी स्पीच में एक संगत प्रभाव होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी विषय की सकारात्मक बातें बता रहे हैं तो पहले उसे पूरा करें, इसके बाद उसकी नकारात्मक पहलू पर बात करें। यदि दोनों को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत करेंगे तो ऑडियंस को आपके विचार समझने में कठिनाई हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप न केवल एक व्यवस्थित स्पीच तैयार कर पाएंगे बल्कि ऑडियंस की रुचि भी बनाए रखेंगे। चैप्टर 11, भाषा का प्रभावी उपयोग करें। आपकी स्पीच में उपयोग की जाने वाली भाषा स्पष्ट और ऑडियंस से जुड़ाव पैदा करने वाली होनी चाहिए। यहाँ भाषा का मतलब केवल शब्दों से नहीं बल्कि उस तरीके से भी है जिसमें आप बोलते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी बात किसी को गलत ना लगे और आपका संदेश सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। स्पीच के दौरान अपने शब्दों को आरामदायक गति से बोलें। ध्यान दें कि आराम से बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत धीमे बोलें। अगर किसी विषय पर आपकी निजी राय अलग है तो भी इसे नकारात्मक रूप से व्यक्त ना करें। इससे ऑडियंस के कुछ सदस्यों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। हमेशा वही कहें जो तथ्यात्मक हो या आपने पहले से तैयार किया हो। यदि कोई सच्चाई ऑडियंस को असहज कर सकती है तो इसे इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे इसे आसानी से समझ सकें और कोई भी बात व्यक्तिगत रूप से बुरी ना लगे। अपने शब्दों और टोन को ऐसा बनाएं कि आपका संदेश प्रभावी हो लेकिन विनम्रता के साथ। स्पीच को प्रभावी बनाने के लिए भाषा और टोन का सही तालमेल जरूरी है ताकि आप ऑडियंस के साथ एक सकारात्मक संबंध बना सकें और अपनी बात को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकें। चैप्टर 12, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। अब तक आपने समझ लिया है कि स्पीच कैसे लिखनी है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए और अपनी भाषा तथा ऑडियंस से जुड़ाव कैसे बनाए रखना है। लेकिन स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना। इसका मतलब है कि आप अपनी बात कैसे व्यक्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी सफल वक्ता को बिना उत्साह और आत्मविश्वास के बोलते देखा है? हर प्रभावशाली वक्ता अपनी बात को पूरे जोश और होश के साथ पेश करता है। यही तरीका उनकी बात को प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाता है। अपने प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के उपाय। नंबर 1, वेशभूषा का महत्व। आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व पर पहला प्रभाव डालता है। सोचिए, यदि आप केवल कैजुअल कपड़ों में मंच पर जाएं, तो क्या लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं। एक सार्वजनिक वक्ता के लिए फॉर्मल या प्रस्तुतिकर्ता के अनुकूल कपड़े पहनना जरूरी है। अधिकतर लोग एक प्रभावशाली वक्ता को सूट बूट में कल्पना करते हैं।
इसलिए अपने पहनावे पर ध्यान दें और ऐसा लुक अपनाएं जो आपकी ऑडियंस की अपेक्षाओं पर खरा उतरे या आपके प्रति उनकी गंभीरता और विश्वास को बढ़ाता है। नंबर 2, शारीरिक हाव भाव और इशारे। पहनावा सही हो गया, अब बारी आती है शारीरिक भाषा की। स्पीच के दौरान आपके हाव भाव, बॉडी मूवमेंट और इशारे बहुत मायने रखते हैं। केवल बैठकर बोलने की बजाय खड़े होकर ऑडियंस से संवाद करते हुए हाथों का इस्तेमाल करके और सवाल जवाब के जरिए अपनी बातें रखें। ऐसा करने से न केवल आपकी स्पीच दिलचस्प बनती है, बल्कि लोग आपकी बातों से जुड़ भी जाते हैं। आपका आत्मविश्वास और उत्साह आपकी शारीरिक भाषा से झलकना चाहिए। नंबर 3, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट। ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाना आपकी स्पीच की सफलता का एक अहम हिस्सा है। जब आप बात करते समय दीवार, छत या अन्य किसी जगह देखते हैं तो यह आपके नर्वस होने का संकेत देता है। इससे ऑडियंस को यह महसूस होता है कि आप आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं और वे आपकी बातों में रुचि खो सकते हैं। ऑडियंस की आंखों में देखकर बोलने से आप अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करते हैं। यह आपकी बातों को अधिक विश्वसनीय बनाता है और लोग आपकी स्पीच में गहराई से जुड़ते हैं। निष्कर्ष, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से पेश करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी स्पीच की तैयारी करना। सही पहनावा, प्रभावी शारीरिक भाषा और ऑडियंस से आई कांटेक्ट, ये तीनों आपकी स्पीच को सफल और यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब इस किताब की समीक्षा करते हैं। डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक क्लासिक और प्रेरणादायक पुस्तक है जो प्रभावी संवाद और सार्वजनिक बोलने की कला को निखारने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक न केवल बोलने के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि अपने विचारों को प्रभावशाली और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के तरीके भी सिखाती है। यदि आप सार्वजनिक बोलने की कला में रुचि रखते हैं या अपनी संवाद क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए एक आवश्यक पढ़ाई है। यह पुस्तक न केवल कौशल विकास करती है, बल्कि आत्म आश्वासन और प्रभावशाली वक्ता बनने का मार्ग भी दिखाती है। धन्यवाद।